one of the biggest milestones was achieved by थॉमस यंग। उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट को करके ये दिखा दिया कि लाइट में वेव नेचर होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पाया कि हाँ, दो ब्राइट लाइट्स मिलके डार्कनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। दो ब्राइट लाइट्स मिलके डार्कनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है? व्हेन दे आर लाइक वेव्स। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू discuss this topic, Young's double slit experiment. Alright, so basically in this topic, what are the subtopics which we will discuss? So these are the subtopics which we will be discovering and covering in this topic of discussion. Okay, so first question, let us ask whether two independent sources of light can be coherent or not. Independent source of light कहने का मतलब क्या है कि एक सोर्स हम ऐसे ले लें अलग से, एक सोर्स यहाँ पे ले लें, है ना, और ये अलग है, दूसरे सोर्स से उसका कोई नाता नहीं है, S1 और S2, और तब फिर इनके वेव्स जाके कहीं पे इंटरफियर करें स्क्रीन पे इस तरीके से, तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्वेबल होगा? यानी कि क्या ये कोहेरेंट है इंडिपेंडेंट सोर्सेस? तो इसका जवाब है नहीं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो ये चीज हम लोग लिख लेंगे, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब ऐसा क्यों है? क्यों कोहेरेंट नहीं हो सकते? क्योंकि जब दो सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे हमारे पास, तो इनसे जो निकलने वाला लाइट है ना, इसके और इसके बीच में बहुत ही एब्रप्ट फेज चेंज होगा, क्योंकि ये लाइट हर क्षण पे छोड़ रहे हैं अलग अलग, है ना, तो बहुत एब्रप्टली वो छोड़ रहे हैं चारों तरफ। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है 10 to the power 14 के ऑर्डर्स में होती है ना, इस तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी और ये एब्रप्ट चेंज होगा, बहुत सारा ज़्यादा फेज दोनों सोर्सेस के बीच में। एब्रप्ट फेज चेंज की वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस तो होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी इंटरफेरेंस, बट वो इतनी तेजी से वो डार्क, ये वाला पोजीशन हमारा स्क्रीन पे, अगर दोनों की वजह से लाइट जो है आके यहाँ इंटरफेयर कर रही है, तो इस स्क्रीन पे इतनी तेजी से यहाँ पे डार्क बन जाए, सॉरी ब्राइट बन जाएगा, फिर अगले ही क्षण डार्क बन जाएगा, और अगले ही क्षण फिर ब्राइट बन जाएगा, फिर डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन गया, फिर डार्क बन जाएगा। यानी कि इंटरफेरेंस तो होगा, बट वहाँ पे डार्क ब्राइट बन रहा होगा, और वो टाइम जो होगा वो कितना होगा? 10 to the power -9 सेकेंड्स के ऑर्डर में चेंजेज हो रहे होंगे वहाँ पे, यानी कि 1 नैनो सेकेंड्स में। तो हमको दिखाई देगा वो कि हाँ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। इट वोंट बी विजिबल टू आवर आईज, राइट। तो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, राइट। इस बात को लिख लीजिएगा, ओके। तो कोहेरेंट अगर नहीं है तो फिर यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे, है ना? यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे, यानी कि उन्होंने ये कोहेरेंट सोर्सेस बनाए कैसे, ताकि उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या किया? ही वॉज वेरी जीनियसली थॉट कि दोनों सोर्सेस को क्या है, एक ही सोर्स से बनाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग कैसे बना सकते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस
टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो यंग ने सबसे पहले इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढा। तो यानी कि इफ, पहले हम लिख लेंगे क्या कि इफ टू sources are derived from the same source, from the same source, then they are coherent। है ना? तो अगर एक ही सोर्स से दो सोर्सेस हम बना लें तो उसको कोहेरेंट, वो कोहेरेंट हो जाएंगे। ओके, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जिस सोर्स से दोनों बन रहे हैं ना, अगर इस सोर्स के फेज में जो भी चेंज आ रहा है ना, वो दोनों में वो चला जा रहा है इंफॉर्मेशन, तो वही कांस्टेंट फेज रिलेशन मेंटेन हो जा रहा है। ऑलराइट, तो यंग ने जीनियसली इस काम को, इस चीज को सोचा और इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने किया क्या कि ही टुक ए कार्डबोर्ड, इस तरीके का कार्डबोर्ड ले लिया उन्होंने और उसमें दो छोटे छोटे पिन होल्स कर दिए, बहुत ही पास, ठीक है, बहुत ही पास। और इधर एक और वाइट पेपर इन्होंने रख दिया जिसको कि हम लोग कह सकते हैं स्क्रीन। ओके, तो और स्क्रीन और ये जो प्लेन ऑफ स्लिट है इसके बीच उन्होंने कुछ डिस्टेंस रखा और यहां से सनलाइट जो है, सन से आने वाला जो वेव फ्रंट है इस पे गिरा। ओके, दिस इज सनलाइट। तो सनलाइट से जब यहाँ पिन होल, कार्डबोर्ड पे जो पिन होल है, इससे जब सनलाइट पास हुआ तो क्या हुआ, वो दो लाइट इंडिविजुअल सोर्सेस बन गए, इससे एक निकलने वाला सोर्स और इससे निकलने वाला। और जैसे ही जब स्क्रीन पे दोनों मिले तो हम लोग को क्या मिला कि उनको एक ब्राइट सेंटर में मिला और किनारे में डार्क मिला, थोड़ा सा ब्राइट, ऐसे बस इतना सा मिला, है ना, बस इतना सा उनको शुरू में दिखा। तो इतने से उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एगो ब्राइट जो फ्रिंज है किनारे किनारे में डार्क से घिरा हुआ है और हल्का सा ब्राइटनेस भी आ रहा है। तो इसको उनको इतना इनकरेजमेंट मिला कि दोबारा अब एक्सपेरिमेंट किया जाए इसको, लेकिन इस बार सनलाइट से नहीं, सोडियम लैंप से। तो सोडियम लैंप से, एक ही सोडियम लैंप को लेके उस सनलाइट को रिप्लेस करके उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनना शुरू हो गए, यानी कि कम से कम 4-5 गो फ्रिंज उनको मिल गया। तो इससे वो अब कंफर्म हो गए, श्योर हो गए कि यस, लाइट वेव की तरह तो बिहेव कर रहा है। अब उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप बना के nth, यानी कि सेंटर पे तो ब्राइट मिल रहा था, सेंटर से कितना ऊपर हमको ब्राइट मिल रहा है, यानी कि दूसरा ब्राइट कब मिलेगा, तीसरा ब्राइट कब मिलेगा, पहला डार्क कब मिलेगा, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्होंने करना शुरू कर दिया। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। यंग्स डबल स्लिट experimental setup। एंड हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ, इसमें पोजीशन ऑफ nth ब्राइट एंड nth डार्क। ओके, सो लेट अस मेक, यानी कि ये हमारा प्लेन ऑफ स्लिट है बेसिकली, जो उन्होंने बनाया था कार्डबोर्ड में होल करके, ये हो गया प्लेन ऑफ स्लिट। ओके, और ये है स्क्रीन, कागज की तरह एक स्क्रीन है जहाँ पे लाइट वेव्स जा रहे हैं और इंटरफियर हो रहे हैं यहाँ से, दोनों से। ठीक है, ये डी जो है सफिशिएंटली लार्ज होता है, तो एंगल्स जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, सो लेट अस कंसिडर कि देयर इज ए सोर्स, यही सोडियम लैंप वाला सोर्स है, जिससे उन्होंने एक कार्डबोर्ड लेके, ऐसा कार्डबोर्ड लेके उन्होंने 2 पिन होल्स कर दिए, यहाँ पे थोड़ा नजदीक हो गया,
2 पिन होल्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सोर्स S1 हो गया और ये S2 हो गया, जो यहाँ से अब लाइट कुछ निकलेगी और यहाँ पे हमारा कहीं पे स्क्रीन है, ठीक है। तो इससे निकलने वाला लाइट अब स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे मिलेगा और इससे भी निकलने वाला लाइट थोड़ा सा छोटा हो गया है, एक मिनट। ये हमारा स्क्रीन है, तो इससे निकलने वाला लाइट जो है इस स्क्रीन पे कहीं पॉइंट पी पे मिलेगा और इससे भी निकलने वाला लाइट जो है उसी पॉइंट पी पे मिल रहा है, ओके। और ये जो प्लेन ऑफ स्लिट है, इसके और इसके बीच की दूरी हम लोग कह देते हैं वो है कैपिटल D, है ना। और ये हमारा सेंटर हुआ। इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, इसको हम लोग कह देते हैं स्मॉल d, ओके, स्मॉल d। और ये हमारा सेंटर है, इससे यहाँ सेंटर पे इसको कह देते हैं सेंटर O है। और यहाँ से ये पॉइंट P जो है xn दूरी पे है ऊपर स्क्रीन पे, ठीक है। एंड नाउ लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा, है ना। थीटा एक्चुअली थीटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत हमने दिखाने के लिए ज्योमेट्रिकली हमको समझ में आया, इसके लिए हमने थीटा थोड़ा बड़ा बना लिया। अदरवाइज देखिए यहाँ पे कि बहुत हल्का सा डेविएशन होता है, बहुत हल्का सा, ऐसा एकदम इतना भर का, मतलब फ्रिंज जो पैटर्न बनता है बहुत छोटा सा बनेगा और स्क्रीन का दूरी हमारा बहुत लार्ज होता है ना। 1 सेंटीमीटर फ्रिंज, वो जो डार्क ब्राइट बन रहा है 1 ही सेंटीमीटर में सिमट गया है, लेकिन वो हमारा जो स्क्रीन का दूरी है लगभग 1 मीटर 2 मीटर होता है, ओके। सो जो एंगल होगा वो बहुत छोटा होगा, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। इस तरीके का सेटअप हमारा हो गया। तो ये है हमारा स्क्रीन जहाँ पे हम लोग फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। और ये हुआ प्लेन ऑफ स्लिट, जिस प्लेन में होल करके, पिन होल करके 2 सोर्सेस को बनाया गया। तो ये हो गया हमारा प्लेन ऑफ स्लिट। स्मॉल d जो है यहाँ पे हमारा, स्मॉल d क्या है, इसको कहते हैं स्लिट विड्थ या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कह सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स मतलब स्मॉल ओपनिंग, है ना, छोटा सा पिन होल जैसा, सुई की नोक से छेद दिए हैं उसको बनाने के लिए, ओके। तो अब हम जानना ये चाहते हैं कि जो पॉइंट P है डार्क है कि ब्राइट है। अगर ब्राइट है तो कौन सा ब्राइट है वो, है ना। ये सारी चीजें, अगर डार्क है तो कौन सा डार्क है, चौथा डार्क, 5वां डार्क, कौन सा डार्क। Based on the information what we have, this separation between slits, screen की दूरी यानी कि distance between screen, ये क्या है, distance between screen and plane of slit, ओके। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ओके। तो अब इस पॉइंट P पे ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा वो डिपेंड करेगा दोनों सोर्सेस से जो वेव आ रहे हैं उनके बीच के फेज डिफरेंस पे। तो फेज डिफरेंस तो हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली ना, वेव कैसा ऑसिलेट कर रहा है, बहुत छोटा छोटा वेव होता है इसका, लाइट का। तो हमको क्या अच्छा रहेगा निकालना, वो होगा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, हियर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा S2P माइनस S1P, है ना। पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो हम लोग कह रहे हैं, डेल्टा x
इज इक्वल टू क्या होगा, S2P माइनस S1P, यानी कि S2P से निकलने वाला यहाँ पे पहुंचा वेव और S1P। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूँ जिसका कि नाम दे देते हैं हम लोग M, तो ये S2 से M तक की दूरी जो है यही होगा पाथ डिफरेंस, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे जो ये छोटा सा एंगल जो बन रहा है दैट विल ऑल्सो बी थीटा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम बनाएं यहाँ पे तो आप देखेंगे क्या कि समथिंग इट विल लुक लाइक दिस। ये है हमारा S1 S2 और यहाँ पे M, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है दैट इज स्मॉल d। सो दिस लेंथ S2M विल बी इक्वल टू व्हाट, d साइन थीटा, है ना, d साइन थीटा। तो यहाँ पे यानी कि ये पाथ लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा। अब इसको हम लोग डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, चूंकि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा, यानी कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं, बहुत 1 डिग्री आधा डिग्री ऐसा है, तो इसलिए साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, यानी कि ये हो जाएगा d इंटू थीटा। ओके, d थीटा हो गया। तो अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको देखें जरा, अगर हम थीटा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में P दिस S1, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये बहुत छोटा है एक्चुअली, प्रैक्टिस में बड़ा हमने बनाया है देखने के लिए, मतलब दिख सके क्लैरिटी के साथ। तो थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस xn डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस कैपिटल D, है ना। जैसे थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है ना, तो यहाँ पे आर्क लेंथ की तरह ये काम कर रहा है xn, और रेडियस की तरह काम कर रहा है कैपिटल D। सो व्हाट वी कैन राइट, D इंटू xn अपॉन कैपिटल D। ओके, यही पाथ लेंथ का हमारा एक्सप्रेशन आ गया, xn इज इक्वल टू डेल्टा x पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। अब ब्राइट या डार्क होने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। फॉर ब्राइट कहने का मतलब क्या है कि इस nth पोजीशन xn को, यानी कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब फेज डिफरेंस क्या हो, हमारा जीरो हो, या फिर इन जनरल क्या बोला हमने, 2n पाई के बराबर हो, 0 और 2n पाई। तो फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में हमने रिलेशन लिख रखा है, क्या था हमारा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x। तो डेल्टा x बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखें अगर, सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। है बात समझ में, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, सो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा बाई 2 पाई, और फेज डिफरेंस तो हो गया हमारा 2n पाई। फॉर कंस्ट्रक्टिव हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 पाई कट जाएगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 2 और ये पाई दोनों कट गया, तो क्या आ गया, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट। ओके, ब्राइट। सिमिलरली
ये तो ब्राइट के लिए हो गया हमारा, यानी कि ये इक्वेशन जो हमने पाया, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि द पाथ डिफरेंस दिस xn अपॉन d बाई कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, ताकि वो पॉइंट P जो है ब्राइट बन सके। ऑलराइट, सो दिस फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट इज फ्रॉम 1 and 2 xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इससे हमको xn यानी कि सेंटर से nth ब्राइट का पोजीशन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इससे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं क्या, xn इज इक्वल टू कैपिटल D को उधर ले जाएंगे तो n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d। तो xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो दिस इज पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, this is position of nth bright fringe, position of nth bright। कहां से पोजीशन नापा जा रहा है, फ्रॉम सेंटर, याद रखेंगे पोजीशन कहां से नाप रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट से। ओके, आई होप इट इज क्लियर, लिखते चलेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, okay, now let us talk about position of nth dark, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। फॉर डार्क यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डार्क होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ठीक वैसे ही हमने पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए क्या हो जाएगा, डार्क के लिए वैसे ही कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, यानी कि फॉर डार्क फेज डिफरेंस विल बी व्हाट 2n माइनस 1 इंटू पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। 180 डिग्री तो हमने देखा ही था 180 के लिए, लेकिन इसको और जनरलाइज करें तो क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 पाई। n क्या हो सकता है यहाँ पे, इंटीजर 1 2 3 ओके 4 एंड सो ऑन, इंटीजर्स। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव 5 फेज डिफरेंस। तो इससे जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, है ना। तो ये होना चाहिए हमारा पाथ डिफरेंस फॉर डार्क, यानी कि वहां पे ये जो बना था ना हमारा इंटरफेरेंस, ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटे से जगह में सिमटा हुआ होता है, लेकिन इसको बड़ा बना रहे हैं ताकि हम समझ सके। तो इस nth पोजीशन को डार्क होने के लिए, यानी कि इस xn हमने लिखा ना, इसको xn, इसको डार्क होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट शुड हैव 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड। सो फ्रॉम 1 and 3 डार्क के लिए क्या करेंगे हम लोग को पाए हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन है डेल्टा x इज इक्वल टू xn इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये बराबर हो जाना चाहिए इसके, यानी कि xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ओके, तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए पोजीशन ऑफ nth डार्क विल बी 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके, तो ये आ गया पोजीशन ऑफ nth डार्क, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। राइट,
तो पहला डार्क हम लोग को कब मिलेगा, वो कब मिलेगा जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2n माइनस 1 1/2, यानी कि लैम्डा डी बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल 2 इंटू स्मॉल डी, है ना। वहां पे हमको क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न यानी कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या पोजीशन ग्राफ। तो इस तरीके से डार्क ब्राइट हमको मिलेगा पैटर्न। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि हम लोग को चीजें क्लियरली समझ में आए, इतना बड़ा होता नहीं है एक्चुअली। ओके, तो इस तरीके से हमारे ओके, ये सेंट्रल ब्राइट है और ये हमारा स्क्रीन है। तो यहाँ ये हमारा ये सेंटर है ओ, ठीक। तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमम मिल रहा है। तो पैटर्न इस तरीके का बनाएंगे। फिर यहाँ पे डार्क आ गया, है ना। तो ये हमारा स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे डार्क मिला, फिर यहाँ पे डार्क मिला है, यहाँ पे डार्क मिल गया। सेंट्रल डार्क की बात कर रहा हूँ, डार्क के सेंटर की बात कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे ब्राइट मिला है, यहाँ ब्राइट मिला, फिर ये ब्राइट मिला। ओके, तो इस तरीके से हाँ, तो ब्राइट वाला यहाँ पे मिला है हमको, ऊंचा वाला, फिर यहाँ पे एक मिला है ना। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट, ये इंटेंसिटी ब्राइट की ज्यादा है ना, इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं, है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे ब्राइट हो गया, फिर एक ब्राइट यहाँ मिला है। तो इधर की तरफ हम लोग इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं, इसी को पलट के ऐसे दिखाते हैं लोग, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी हो जाता है तब, ठीक है, ये इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि ब्राइट मिला है तो यहाँ ऊंचा बन गया इंटेंसिटी। ओके, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी है और इधर हमारा पोजीशन है। ओके, अगर हमारा ये पोजीशन देखो, यहाँ पे पहला डार्क मिला तो n का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो क्या कहाँ मिलेगा ये हमको, ये xn का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, लैम्डा रख के देखो 1 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो लैम्डा बाई सॉरी, इसमें यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2, तो 1/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d हुआ ये, ऑलराइट। यानी कि सिंपली हम लिखें तो लैम्डा बाई 2 लिख सकते हो, एंगुलर सेपरेशन की बात करें अगर, तो एंगुलर पोजीशन की, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 पे मिला ये हमको, और ये कब मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे। फिर अगला इसी तरीके से ये कब मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पे, ये माइनस 3 लैम्डा बाई 2 पे, ऑलराइट। ये पहला हमको जब मिला है क्या, पहला लैम्डा पे पाथ डिफरेंस जब लैम्डा हुआ है तब पे मिला है मैक्सिमम। मैक्सिमा के लिए देखो क्या होता है हमारा,
मैक्सिमम के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। एन इज इक्वल टू 1 मिला तो वहाँ पे देखो मैक्सिमम मिला हमें, ठीक है। और ये मिला हमको 2 लैम्डा पे, फिर से मैक्सिमम मिला। ऐसे ही 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पे इस तरीके से क्या होगा, वो फ्रिंज पैटर्न हमको दिखता चला जाता है। और इधर की तरफ देखें तो ये माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा। माइनस कहने का मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ है, बस इतना। बाकी इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी। तो इस तरीके से इक्वली स्पेस्ड ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न हमको मिलते हैं। और ये सब कुछ बहुत छोटे से जगह पे होता है, इसको मैं बड़ा करके हम लोग बना रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो दिस इंटेंसिटी पैटर्न यू कैन ड्रॉ। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज, और यहाँ पे हमने पाथ डिफरेंसेस को बना लिया। पोजीशन देखोगे तो बढ़ता जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए अब इसमें एक और टर्म आता है हमारा जिसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लेट अस राइट फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जिसको कि लिखते हैं बीटा से। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स या दो कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच के सेपरेशन को कहते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। यानी कि इस सेपरेशन को हम लोग कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ, क्योंकि ये क्या है, दो ब्राइट्स के बीच का गैप है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का गैप, या दो कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच का गैप कह सकते हो, वो भी फ्रिंज विड्थ है ना, बीटा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes। ऑलराइट, यानी कि बीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, xn+1 माइनस xn। अब xn तुम ब्राइट ले लो चाहे या डार्क ले लो, दोनों ब्राइट ही लेना पड़ेगा कंसेक्यूटिव, या फिर दोनों कंसेक्यूटिव डार्क लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग ब्राइट लेके देखते हैं क्या आएगा। तो हो जाएगा n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस ये n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, या फिर फ्रिंज सेपरेशन भी कहते हैं इसको। फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज सेपरेशन भी बहुत जगह कहते हैं। राइट, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, डी कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ स्लिट। स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, दोनों जो सोर्सेस हैं उनके बीच का सेपरेशन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो let us do one numerical. This is NCERT example 10.3. So in this question, I am reading out, two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Given two slits are 1 mm apart, मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है 1 mm। तो 1 mm का मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर। याद रखेंगे कि SI यूनिट में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे, अदरवाइज इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट।
ऑलराइट, ये हो गया हमारा कैपिटल डी। क्या कितना है? स्क्रीन और प्लेन ऑफ स्लिट्स के बीच की दूरी है 1 मीटर, है ना। और जो वेवलेंथ इस्तेमाल किया गया है दैट इज ब्लू ग्रीन लाइट। सो इसका वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर मतलब 500 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ होता है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5 into 10⁻⁷ meter. This is our wavelength. Given things are this, and what we know, what we want is fringe width beta. This is what they are asking. So we know that fringe width is lambda capital D by small d. lambda दिया हुआ है, lambda कितना दिया है? 5 into 10⁻⁷, और कैपिटल D है 1 मीटर और स्मॉल d है 1 mm यानी कि 10⁻³ मीटर। सो व्हाट डू वी गेट? इसको यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू SI सिस्टम। तो इसी को सॉल्व करेंगे, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 5 into 10⁻⁷ प्लस 3, पावर में प्लस होगा तो कितना आया? 5 into 10⁻⁴ मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 into 10⁻⁻1 into 10⁻³ मीटर। और ये 10⁻³ को क्या बोलते हैं? mm। और ये 5 into 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा? 0.5, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो आया है दैट इज इक्वल टू 0.5 mm। ओके, सो दिस इज आवर आंसर 0.1 mm, यानी कि जो हमारा स्केल होता है ना, नॉर्मल स्केल, जो ये स्केल है हमारा, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है सेंटीमीटर वाले में, वो कितना है? 1 mm। उससे भी पतला, उससे छोटे से भी पतला, है ना, 1 mm से भी कम है फ्रिंज विड्थ। मतलब कहें तो एकदम ऐसा ऐसा पतला पतला बना है, ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने एंगल भी छोटा लिया था। देखिए अगर स्क्रीन बहुत दूर है और एंगल जो है, एंगल कितना कितना बनेगा? ये बहुत छोटा छोटा एंगल है ना। तो इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। देखने के साथ साथ लिखते चलेंगे एंड सॉल्व करते चलेंगे एंड सॉल्व मोर exercise based numericals in order to get a proper idea of the concept. Okay, so thank you, have a good day.